प्रिय छात्रों, आज हम लोग संसद के कार्य संचालन के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में कार्य संचालन को कंडक्ट ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज अनुच्छेद 99 की सबसे पहले बात करेंगे। तो आर्टिकल 99 क्या कहता है? यह संसद सदस्यों के शपथ के बारे में बात करता है। तो कहता क्या है यह प्रावधान कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संसद का सदस्य मतलब एमपी शपथ लेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 99 कहता है। और यही वजह है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब आम चुनाव लोकसभा का हो जाता है तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद जब उसका प्रथम अधिवेशन आरंभ होता है तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति तो स्वयं नहीं आता है, लेकिन अपनी ओर से लोकसभा के जो सबसे सीनियर सदस्य उस समय होते हैं उसको आपको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं ताकि वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला सके। तो वही अनुच्छेद 99 इस बात को कहता है कि किसके समक्ष एमपी शपथ लेगा। उसके बाद अनुच्छेद 100 है। यह कई जैसों मुद्दों पर बात करता है। यह कहता है मतदान, उसके बाद रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति, और जो है गणपूर्ति को अंग्रेजी में कोरम कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह अनुच्छेद 100 जो है यह क्या कहता है? कहता है कि भाई संसद में मतदान कैसे होगा, फैसला कैसे होगा संसद में, और अगर संसद में कोई स्थान खाली है मतलब कोई किसी एमपी ने अपना पद त्याग कर दिया या कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया तो उस हालत में जो है आपको उस सदन में जो है स्थान रिक्त माना जाएगा उस एमपी का। और उसके बाद कहता है तब अगर स्थान संसद में खाली होगा तो जैसो संसद क्या काम कर सकती है या नहीं कर सकती है इसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद करता है या गणपूर्ति मतलब कोरम के बारे में। मतलब क्या कि संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट रहेंगे जो उस सदन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, इसके बारे में ये कोरम और गणपूर्ति की बात होती है। अब हम लोग इसका प्रावधान देखेंगे। ये तो मुद्दा उठाया, अब है कि इससे संबंधित क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है। तो कहता है क्या कि भाई सदन में किसी भी मुद्दे पर बंजैसो आपको मतदान हो सकता है, और जब मतदान होगा तो जितने सदस्य मतदान करेंगे उसके बहुमत से फैसला माना जाएगा। मान लीजिए कि लोकसभा में 200 सदस्य प्रेजेंट है तो किसी मुद्दे पर अगर मतदान होगा तो कम से कम मोर देन 50 मतलब क्या 200 का बहुमत कितना होगा? 101 होगा। तो कम से कम 101 सदस्य अगर उस जैसो प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया तो माना जाएगा कि ये फैसला सदन से हो गया। तो जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे सदन में उसका बहुमत मतलब मोर देन 50% जो मतदान होगा उस हिसाब से फैसला माना जाएगा। अब है कि जब मतदान होगा तो क्या पीठासीन अधिकारी मतदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर वो मतदान करते हैं तो किस टाइप का मतदान करते हैं, ये यहाँ पर मुद्दा आता है। तो कहता है कि जब सदन में जो है आपको मतदान होगा तो उस दिन जो प्रिजाइडिंग कर रहा होगा मतलब उस दिन सदन की जो अध्यक्षता कर रहा होगा, हम लोग जानते हैं कि पीठासीन का मतलब अध्यक्षता करना होता है, तो जो भी व्यक्ति उस दिन सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा वह पीठासीन कहलाएगा। तो कहता है कि क्या वो पीठासीन अधिकारी मतदान में भाग लेगा या नहीं लेगा। तो इसमें प्रावधान है कि जब किसी मुद्दे पर संसद के किसी सदन में मतदान होगा
तो जो उस दिन का पीठासीन अधिकारी होगा वह सामान्य तौर पर मतदान में भाग नहीं लेगा। सामान्य तौर पर भाग नहीं लेने का संविधान में जो उल्लेख है वह प्रथमतः मतदान है। तो प्रथमतः मतदान दे आपको क्वेश्चन में, या सामान्य तौर पर पीठासीन अधिकारी मतदान में भाग लेता या नहीं लेता, ये बात कहे तो जब भी सामान्य तौर पर वोटिंग होगा तो उस दौरान पीठासीन अधिकारी मतदान में भाग नहीं लेता है, प्रथमतः मत नहीं देता है, अपना वोट नहीं देता है। लेकिन उस मतदान के बाद यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर मतलब 50-50 वोट जैसे पड़ गया, आधा पक्ष में और आधा विरोध में चला गया, तब कहता है कि उस दौरान जो होगा पीठासीन अधिकारी वह निर्णायक मतदान करेगा, पहले मतदान नहीं करेगा। लेकिन अगर मतदान के बाद काउंटिंग हुआ और उसमें देखा गया कि 50% एक तरफ है, 50% दूसरी तरफ है, मतलब बराबर बराबर वोट हो गया, तब उस हालत में फैसला सुनाने के लिए जो पीठासीन अधिकारी होता है वो अपना वोटिंग करता है। तो उस हालत में पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो किया गया वोटिंग होता है वही निर्णायक मतदान कहलाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है, जैसे प्रोविजन कि भाई संसद के किसी सदन में अगर कोई स्थान खाली है, मतलब क्या कोई एमपी मर गया या अपना त्याग पत्र दे दिया या किसी अन्य कारणवश से वो स्थान खाली हो गया, तो क्या वो सदन काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी स्थान खाली होने के चलते। तो कहता है अनुच्छेद 100 की जो है सदन कार्यवाही अपना संचालित करते रहेगी, जो है स्थान रिक्त होने के चलते संसद के काम में कोई बाधा नहीं होगा। तो 2 सीट खाली रहे, 4 सीट खाली रहे, 20 सीट 25 सीट खाली रहे, इससे कोई फर्क नहीं है, संसद अपना काम करता रहेगा। समय आने पर उस खाली जैसो स्थानों पर चुनाव करा लिया जाएगा। तो ये हुआ कि स्थान खाली रहने पर जैसो सदन की कार्यवाही चलती रहेगी, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद है अगला प्रोविजन है कि अयोग्यता के बावजूद किसी के सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बाद भी सदन की कार्यवाही विधि सम्मत। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाही में भाग लेने का हकदार नहीं है, उसके बावजूद भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले लेता है या वोटिंग भी कर देता है, तो उस हालत में सदन की कार्यवाही क्या कानूनी रूप से सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 100 कहता है कि नहीं, सदन की कार्यवाही उस दिन की सही मानी जाएगी, कानूनी हिसाब से वह वैध माना जाएगा। तो आप देखते होंगे कि बराबर न्यूज में सुनते होंगे कि अमुक एमपी को या इतने एमपी को सदन से इतने दिनों के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए निकाल दिया गया है। तो मान लीजिए हम एमपी हैं और हमको जो है पीठासीन अधिकारी ने हंगामा करने या किसी और कारणवश 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन या जितने दिन के लिए भी हो सदन की कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया हो और मार्शल आउट जैसो करवा दिया हो, तो उस हालत में अगर मान लीजिए हम चले गए, सदन की कार्यवाही दूसरे दिन हो रही है, तीसरे दिन हो रही है, हम चले गए भाग लेने के लिए, तो और भाग भी ले लिया या वोटिंग हुआ तो हम वोटिंग भी कर दिया, तो कहता है कि क्या सदन की कार्यवाही सही मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो अनुच्छेद 100 कहता है कि हाँ, विधि सम्मत माना जाएगा, कानूनी रूप से सही माना जाएगा। अब यह अलग बात है कि जो लोग भाग ऐसा लेंगे अयोग्यता के बावजूद, तो उनके ऊपर क्या सजा होगा ये हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसे सदस्यों पर 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगता है। जितना दिन वो भाग लेगा उतना दिन के हिसाब से प्रतिदिन 500 रुपया वसूला जाएगा। अब आता है गणपूर्ति का मामला, कोरम का मामला कि कम से कम किसी भी सदन में कितने एमपी उपस्थित रहेंगे तब उस दिन की जैसो कार्यवाही आरंभ होगी। तो जैसो कहता है कि टोटल मेंबरशिप का कम से कम 1/10 हिस्सा, मतलब क्या है कि जिस भी सदन की कुल जितनी सदस्य संख्या है
उसका 10% कम से कम अगर जो है एमपी प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, तभी उस दिन उस सदन की कार्यवाही संचालित होगी, शुरू होगी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है, 10% कम से कम उपस्थित नहीं होता है, तब उस दिन का जो पीठासीन अधिकारी होगा वह सदन की कार्यवाही को सस्पेंड कर देगा, स्थगित कर देगा। तो ये था अनुच्छेद 100। अब उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 101 को देखेंगे। यह कहता है स्थानों का रिक्त होना। तो कहता है कि भाई किसी भी सदन में स्थान कैसे रिक्त हो सकता है, उसकी बात यह अनुच्छेद 101 करता है। तो कहता है स्थानों का रिक्त होना, इसमें पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों की सदस्यता एक साथ नहीं ले सकता है। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। और अगर कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया, मान लीजिए पहले हम राज्यसभा के सदस्य पहले से चले आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ और हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ गए और वो चुनाव भी जीत के आ गए, तो पहले से तो हम राज्यसभा के सदस्य थे ही और अब लोकसभा का भी सदस्य जैसे चुन लिए गए। तो कहता है कि उस हालत में क्या होगा, जबकि शर्त है कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ जैसे आपको मेंबर नहीं रह सकता है, सदस्य नहीं रह सकता है, लेकिन हम तो जैसे दोनों सदनों के सदस्य बन गए। तो उस हालत में क्या होगा, तो कहता है संसद विधि के अनुसार किसी एक सदन की सदस्यता उस एमपी को छोड़ना होगा। मतलब क्या कि संसद इस संबंध में संसद का कोई कानून होगा, उस कानून के अनुसार जो है जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन गया होगा तो उसको किसी एक सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, छोड़ना होगा, हट जाना होगा, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य रहे या राज्यसभा का सदस्य रहे। यह जो है तय करना होगा, फैसला लेना होगा संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार। अब इसी में अगला पॉइंट कहता है कि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता एक साथ नहीं लेके रह सकता है। मतलब क्या कि पहला पॉइंट में तो हमने देखा कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा राज्यसभा का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। अगर रन जाए सो दोनों सदनों का सदस्य हो गया तो संसद के कानून के अनुसार उसको किसी एक सदन से हट जाना होगा। यह तो पहले सदन पॉइंट में देखा। दूसरे पॉइंट में कहता है कि कोई व्यक्ति संसद और जैसे राज्य विधानमंडल मतलब के असेंबली का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। लेकिन मान लीजिए कि वो सदस्य हो गया, पहले से सपोज करिए कि हम एमएलए हैं और जो है सो लोकसभा का चुनाव हुआ या राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें हम खड़े हो गए और चुनाव जीत गए, तो पहले से तो हम एमएलए थे और अब हम जो है सो संसद के भी सदस्य के लिए जो है निर्वाचित हो गए, तब तो हम जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के सदस्य हो गए। तब उस हालत में क्या होगा, क्योंकि संविधान कहता है भाई आप पार्लियामेंट संसद और स्टेट असेंबली के एक साथ सदस्य नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों जो है सो जगह के लिए निर्वाचित हो गए बारी बारी से। तो उस हालत में क्या होगा, तो कहता है क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर उसे जो है विधानमंडल से त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि संसद और स्टेट असेंबली का हम जो है सदस्य बन गए दोनों जगहों के, तो उस हालत में राष्ट्रपति एक डेट तय करेगा कि भाई अमुक डेट तक आप स्टेट असेंबली से राज्य विधानमंडल से रिजाइन कर दीजिए, अन्यथा आपकी जो है संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो हमको राष्ट्रपति जो डेट देगा उस डेट के अंदर हमको स्टेट असेंबली से मतलब एमएलए के पद से आपको रिजाइन कर देना होगा। रिजाइन नहीं करेंगे तो हमारा एमपी का पद समाप्त मान लिया जाएगा। तो यहाँ जो है ऐसे पार्लियामेंट में दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकते
और अगर हो जाएंगे तो हमको जो है सो कैसे हटना होगा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार किसी एक सदन से हटना होगा। लेकिन यहाँ पर है कि संसद और स्टेट असेंबली दोनों के सदस्य हो गए, तब हमको कैसे हटना होगा, तो कहता है राष्ट्रपति जो डेट तय कर देगा कि अमुक डेट के अंदर आपको ऐसे स्टेट असेंबली से रिजाइन करना है, और अगर हम उस डेट के अंदर रिजाइन नहीं करते हैं तब हमको आज एमपी का पद से ये एमपी का पद हमारा समाप्त मान लिया जाएगा। तो दोनों में कंडीशन में थोड़ा अंतर है। यहाँ आपको पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का हमको पालन करना होगा, और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित तिथि का हमको पालन करना होगा। उसके बाद अगला प्रोविजन कहता है कि भाई एमपी लोग को अगर त्यागपत्र देना होगा, अपने पद से हटना होगा, तो कैसे हट सकता है। तो कहता है कि भाई जो राज्यसभा का एमपी होगा वो त्यागपत्र देगा सभापति को, और जो लोकसभा का एमपी होगा वो त्यागपत्र देगा लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब स्पीकर को। तो इस तरह से वो अपने पद से हट सकता है। उसके बाद एक और प्रोविजन है कि कोई एमपी अपने सदन से लगातार बिना परमिशन के 60 दिनों तक अगर अब्सेंट रहा, सपोज कर लीजिए कि आप एमपी हैं और जैसो चाहे लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, तो बिना जैसो लोकसभा के परमिशन के, या अगर राज्यसभा के आप सदस्य हैं तो बिना राज्यसभा के परमिशन के आप लगातार 60 दिनों तक सदन की कार्यवाही से अब्सेंट रहे, तो उस हालत में क्या होगा। तो कहता है कि उस हालत में आपकी सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन ये जो 60 दिन का समय काउंट होगा, गिना जाएगा, उसमें 2 तरह का समय नहीं शामिल माना जाएगा। वो क्या है कि यदि सदन का सत्रावसान हो गया, मतलब सेशन समाप्त हो गया, तो उसके बाद का जो समय होगा वो काउंट नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई 5 मार्च को सदन का सत्रावसान हुआ, और फिर जाकर के आपको 5 जुलाई को या 5 अप्रैल को सदन का अधिवेशन आरंभ हुआ, तो वो बीच का जो समय होगा 5 मार्च और 5 जुलाई के बीच का जो समय होगा, वो समय इस अब्सेंट 60 दिनों में शामिल नहीं माना जाएगा। और दूसरा है कि सेशन चल रहा है और यदि 4 से अधिक दिन तक सदन की कार्यवाही सस्पेंड होती है, स्थगित रहती है, तो 4 से अधिक दिनों तक अगर सदन की कार्यवाही बीच में स्थगित रही, सस्पेंड रही, तो वो 4 से अधिक दिन भी 60 दिन में काउंट नहीं माना जाएगा। तो ये जो है आपको व्यवस्था था अनुच्छेद 101 में। अब अनुच्छेद 102 कहता है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। मतलब क्या कि कोई व्यक्ति किस हालत में अपने संसद का सदस्य नहीं होने के लिए अयोग्य होगा, तो ये जो है आपको कहता है अनुच्छेद 102। कौन सा व्यक्ति पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ये जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 102 में है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भाई वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं हो। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका लाभ के पद पर रहना माना जाता है। तो हालांकि मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, ये सारा पद लाभ का पद होता नहीं है, जबकि लाभ तो सारा यही लोग लेते हैं। सरकारी नौकरी वाले को लाभ का पद पर माना जाता है। तो पहला कंडीशन है कि भाई आप एमपी तभी हो सकते हैं, चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आप लाभ के पद पर नहीं रहिएगा। यही वजह है कि देखते होंगे कि जब कोई सरकारी नौकरी में रहता है और अगर उसको चुनाव लड़ना होता है एमपी एमएलए का, तो उसको पहले अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा है कंडीशन कि उस व्यक्ति को अगर कोर्ट ने पागल घोषित कर दिया हो, तब उस हालत में जो है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा है कि वह दिवालिया हो गया हो, कंगाल हो गया हो, तो उस हालत में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथा है कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, तब भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। या कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है तो भारतीय है, लेकिन किसी दूसरे जैसे देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया है, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद है कि किसी विदेशी राज्य के या किसी विदेशी राज्य के प्रति वह निष्ठा रखता है,
तो उस हालत में भी वह चुनाव नहीं जैसो लड़ सकता है। सपोज कर लीजिए कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम निष्ठा रखते हैं चाइना के प्रति, हम वफादारी रखते हैं चाइना के प्रति, तो अगर यह बात साबित हो जाता है तो हम भारत का नागरिक रहने के बावजूद भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि संसद विधि के अधीन अगर हम अयोग्य हो जाए। मान लीजिए कि संसद ने कोई कानून बना करके जैसो आपको कोई शर्त रख दिया हो कि भाई ये काम अगर आप करते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो उस हालत में भी हम अयोग्य हो जाएंगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए, उदाहरण लीजिए कि जो है आपको संसद ने कानून बना दिया कि अगर किसी केस में 2 साल से ज़्यादा आपको सजा हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उस हालत में ये संसद का जो कानून बन गया है कि 2 साल से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 साल अगर आपको सजा हो गया है, 2 साल का सजा किसी केस में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उस हालत में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और देख सकते हैं कि कई ऐसे नेता लोग हैं जिनके चलते वो चुनाव लड़ने के लिए जैसो योग्य नहीं रह गए। तो ये जो है सो 5वां पॉइंट का आता है। 6ठा पॉइंट है कि भाई यदि आपने दल बदल कानून का उल्लंघन किया तो सदस्य रहने के बावजूद भी आप जो है MP नहीं रह सकते। तो दल बदल का कानून मतलब पहले आप किसी पार्टी के MP थे और बाद में आप किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो उस हालत में माना जाएगा कि आपने दल बदल किया तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये कंडीशन है चुनाव नहीं लड़ने या सदस्य रहने के बावजूद सदस्यता खत्म हो जाने का। ये आपको अनुच्छेद 102 में टर्म कंडीशन है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 103, कहता है अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर फैसला। मान लीजिए इस ढंग का कोई अयोग्यता का मामला उठा और वह विवाद का विषय बन गया, तब कहता है उस पर फैसला कौन जैसो करेगा, कौन फैसला देगा कि अमुक व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं है। इस तरह का जो मामला आ गया, अगर विवाद वो आ गया तो उस पर फैसला कौन सुनाएगा। तो अनुच्छेद 103 कहता है कि अगर इस ढंग का विवाद का मामला आ गया कि कौन सा व्यक्ति MP पद के लिए योग्य है या नहीं है, तो कहता है कि यह मामला पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस मामले को भेज देगा निर्वाचन आयोग के पास, और निर्वाचन आयोग जो सलाह देगा, और निर्वाचन आयोग क्या करेगा, फिर सलाह दे करके राष्ट्रपति के पास वापस भेज देगा, और तब राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन देगा कि किसी व्यक्ति की संसद की योग्यता या अयोग्यता के मुद्दे पर जो विवाद होता है उस पर अंतिम फैसला कौन सुनाता है, तो आप 3 जैसो उत्तर देंगे राष्ट्रपति। हालांकि जब विवाद आता है सामने तो पहले वो विवाद जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सलाह के लिए भेज देता है निर्वाचन आयोग के, निर्वाचन आयोग अपना सलाह दे करके राष्ट्रपति के पास फिर वापस करता है, और तब राष्ट्रपति निर्णय सुनाता है, और जो राष्ट्रपति निर्णय सुनाता है वो अंतिम माना जाता है। अब आता है अनुच्छेद 104। यह क्या कहता है, यह कहता है कि अयोग्यता के बावजूद सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर दंड। मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ हम लोगों ने देखा था कि कोई व्यक्ति अयोग्य करार दे दिया गया है, उसके बाद भी वो सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो अनुच्छेद 100 में देखा था कि उसके बावजूद सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी, कानूनी रूप से सही मानी जाएगी। लेकिन जिसने भाग लिया उसके ऊपर क्या सजा हो सकता है, तो उसका चर्चा आपको 100 की बजाय अनुच्छेद 104 में किया गया है कि जो व्यक्ति अयोग्य है या अयोग्य करार दे दिया गया है सदन की कार्यवाही में भाग लेने से, अगर वो सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या मतदान करता है तो उसको क्या सजा मिलेगा। तो कहता है जितना दिन वह भाग लेगा सदन में उतना दिन प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का उसको दंड भुगतान करना होगा, पेनाल्टी उसको देना होगा। तो इस तरह से संसद की आज ये संसद के बारे में संसद का जो कार्य संचालन है उसका ये टॉपिक समाप्त होता है। कल फिर हम लोग 8 बजे शाम में मिलेंगे। थैंक यू।